हाँ, तो आज अपन क्या शुरू करेंगे, भारत के संदर्भ में नियोजन तथा सतत पोषणीय विकास। समझ में आया? आज से समझ में आ गया। सबसे पहले सबसे पहले योजना आयोग। कौन सा आयोग? योजना आयोग। योजना आयोग कब बना था? योजना आयोग कब बना था? योजना आयोग कब बना था? 1950। कब बना था? 1950। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। योजना आयोग कब बना था? 1950। योजना आयोग कब बना था? 1950। और फिर योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग बना था? योजना आयोग की जगह नीति आयोग। योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग बन गया था? नीति आयोग। तो ये कब बना था? ये अपने बना था 1 जनवरी 2015। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? पीएम। अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। इसका भी अध्यक्ष पीएम ही होता है, और इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। योजना आयोग का भी और नीति आयोग का भी। समझ में आया? और अब देखो, देखिए, नियोजन। नियोजन कितने प्रकार का होता है? क्या नियोजन? नियोजन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सॉरी सॉरी, 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो खंडीय नियोजन, एक प्रादेशिक नियोजन। नियोजन नियोजन कितने प्रकार का होता है? 2। एक खंडीय नियोजन, एक प्रादेशिक नियोजन। खंडीय नियोजन में क्या होता है? मतलब कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, सिंचाई आदि आदि के विकास के लिए कार्यक्रम बनाकर उसको लागू किया जाता है। खंडीय नियोजन मतलब कि अर्थव्यवस्था का कोई एक क्षेत्र लिया जाता है। जैसे कि अर्थव्यवस्था में अपने कृषि आ रहा है, तो कृषि लिया जाएगा, और कृषि का ही क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। उसे अपन क्या कहते हैं? खंडीय नियोजन। प्रादेशिक में क्या होता है कि मतलब कि विकास के असमान प्रतिरूप से उत्पन्न प्रादेशिक असंतुलन को कम करने के लिए योजनाओं का निर्माण किया जाता है। जैसे कि एक क्षेत्र है, इसमें यहाँ पर तो अच्छा विकास हो गया। क्या हो गया? यहाँ पर अच्छा विकास हो गया, पर यहाँ पर उतना विकास नहीं हो पाया। तो केवल इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए क्या बनाई जाएगी? योजनाएं बनाई जाएगी। तो उसे अपन क्या कहेंगे? प्रादेशिक प्रादेशिक योजना। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। ये हो गया। हाँ सर, ये हो गया। अब अब अपन देखते हैं एक अब अपन क्या देखेंगे? हाँ, तो अपन अब क्या देखेंगे? एक चौथी पंचवर्षीय योजना, एक पांचवी पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले इन दोनों में अपन अंतर करके पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, चौथी पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले अपन देखेंगे पांचवी। पांचवी में क्या है? प प से 5 और प से पर्वतीय। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम लाया गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। जो ये कब लाया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। समझ में आया? समझ में आया। और जो चौथी चौथी पंचवर्षीय योजना है, मतलब कि आपको, मतलब कि इस पार्ट में 2 पंचवर्षीय योजना बननी है। एक तो पांचवी और एक चौथी। वह एक पर्वतीय है, एक सूखा क्षेत्र वाली है। एक सूखा संभावित क्षेत्र क्षेत्र वाली है, और एक पर्वतीय क्षेत्र वाली है। तो मतलब कि पर्वतीय तो ये पता चल गया, और जो बच्ची कौन सी? सूखा क्षेत्र वाली। तो सूखा क्षेत्र वाली कौन सी में आएगी? चौथी पंचवर्षीय योजना में। समझ में आ गया? सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इन दोनों में आपको क्या पढ़ना है? ये तो पर्वतीय क्षेत्रों का विकास करने के लिए, हाँ सर। और ये सूखा संभावित क्षेत्रों का क्या करने के लिए? विकास करने के लिए बनाई गई है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। और
मतलब कि इसके उद्देश्य क्या है, मतलब कि ये क्या कार्य करती है, वो अपन देखते हैं अब। सबसे पहले सबसे पहले सभी लोग लाभान्वित हो, केवल प्रभावशाली लोग लाभान्वित ना हो, ये भी ध्यान में रखती है। और स्थायी स्थायी संसाधनों तथा प्रतिभाओं का विकास हो। ये क्या करती है, स्थायी स्थायी संसाधनों तथा प्रतिभाओं का विकास हो, मतलब कि जहाँ वहाँ पर जो लोकल लोकल प्रतिभाएं हैं उनका क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को विशेष निवेश निवेश उन्मुखी करना। जो जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था है, मतलब कि अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जो अर्थव्यवस्था चल रही है उसको निवेश उन्मुखी, मतलब कि आप निवेश उन्मुखी बनाना है, उसको क्या बनाना है, निवेश उन्मुखी। और पिछड़े क्षेत्रों पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाना है, इसका उद्देश्य ये है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। मतलब कि आप पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र में मतलब कि किन किन कारणों से विकास हो सकता है वो आप सबको लिखना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि विकास का लाभ सबको मिले, केवल कुछ लोगों का ना मिले, स्थायी संसाधनों का विकास हो, स्थायी प्रतिभाओं का विकास हो। ये कैसे क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना देगा और इसके उद्देश्य क्या थे, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। 2025 हाफ ईयरली में आया था, ये आया था या ये आया था, दोनों में से एक आया था। मतलब कि आपको ये लिखने थे। आप सिंपल, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, हाँ सर है। मतलब कि सबका विकास होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। सभी सभी जो लोग हैं उनका क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। केवल प्रभावशाली को विकास नहीं होना चाहिए। समझ में आया, प्रभावशाली लोगों का ही विकास नहीं होना चाहिए, ये इनका हो गया। हाँ सर, ये हो गया। अब स्थायी संसाधन, इसमें क्या है, स्थायी संसाधनों व प्रतिभाओं का भी विकास होना चाहिए। और सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसमें क्या है, उद्देश्य क्या है, भूमि भूमि जल तथा पशु संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग आदि आदि इसकी क्या है, उद्देश्य है। पहले 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 यहाँ पर क्या था, सूखा था, परंतु अब यहाँ पर मतलब कि जल लाया गया है सिंचाई के लिए, इनके लिए। समझ में आया, समझ में आया। और जल संसाधनों का विकास प्रबंधन और मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण और आदि आदि चीज़ें, मतलब कि आप समझ जाओ ना यार। मतलब कि इसमें मतलब सूखा संभावित क्षेत्र है तो इसमें जल का विकास होगा, जल प्रणालियों का विकास होगा। इसमें मतलब कि पशुपालन ज़्यादा करवाएंगे, मतलब कि अर्थव्यवस्था का विकास करे, प्रादेशिक नियोजन कर रही है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इसमें मतलब कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से कर लोगे, इसमें आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और अब आते अपने कुछ कार्यक्रम। क्या आते हैं, कुछ कार्यक्रम, जैसे कि सॉरी एक और अपने ले रहा, कौन सा, भरमौर क्षेत्र, भरमौर क्षेत्र सॉरी भरमौर क्षेत्र भरमौर क्षेत्र विकास कार्यक्रम। जो भरमौर क्षेत्र का है, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में। समझ में आ गया, हाँ से समझ में आ गया। और यहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है, गद्दी जनजाति रहती है। और गद्दी जनजाति क्या करती है, ऋतु प्रवास करती है। उस वाली किताब में आपको बताएंगे कि ऋतु प्रवास क्या होता है। ऋतु प्रवास मतलब कि अलग अलग ऋतु में अलग अलग जगह पर जाना। किसके लिए, पशुओं के लिए, चारे के लिए। मतलब कि सर्दी में एक जगह क्या होता है, मतलब कि सर्दी में यहाँ पर देखो, यहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है और यहाँ पर थोड़ी कम पड़ती है। यहाँ पर सर्दी में बिल्कुल बर्फ़ आ जाती है और यहाँ पर घास वास नहीं रहती है। और ये नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, घास होती है। यहाँ पर सर्दी थोड़ी कम पड़ती है तो यहाँ पर क्या होती है, घास होती है। हाँ सर, घास होती है। तो सर्दियों में ये यहाँ पर क्या करते हैं, अपने पशुओं को घास खिलाते हैं और फिर वापस गर्मियों में कहाँ चले जाते हैं, ऊपर, क्योंकि गर्मियों में जब तक वापस घास आ चुकी होती है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। ये होता है ऋतु प्रवास। और यहाँ पर मतलब ऋतु प्रवास करती है कौन सी जनजाति, गद्दी जनजाति। और यहाँ पर अल्प विकास था और यहाँ पर अल्प विकास था। और फिर यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम चलाया गया, ITDP। इसकी फुल फॉर्म आप बता दो फटाफट। और
आईटीडीपी प्रोग्राम चलाने से यहाँ पर क्या क्या फ़ायदा हुआ। सबसे पहले तो शिक्षा में फ़ायदा हुआ। शिक्षा में जहाँ पर महिला पहले पहले केवल 1.88% महिलाएं पढ़ी लिखी थी, अब वो बढ़कर कितनी हो गई थी। पहले कितनी थी, 1.88% महिलाएं पढ़ी लिखी थी, परंतु ये आईटीडीपी प्रोग्राम चलाने के बाद यहाँ पर 65% से अधिक महिलाएं क्या हो गई, पढ़ी लिखी हो गई। और लिंगानुपात अनुकूल हो गया। ये सारी चीज़ें हो गई। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये हो गया भरमौर क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और अब अपन देखते हैं कुछ बातें, जैसे कि ब्रटलैंड रिपोर्ट, स्मॉल इज ब्यूटीफुल और लिमिट टू ग्रोथ। ये सब तीन चीज़ें। सबसे पहले आपको ये याद करना पड़ेगा भाई साहब, याद तो करना पड़ेगा। ब्रटलैंड रिपोर्ट, आवर कॉमन फ्यूचर। जो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं उनकी जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें भी ये दिया हुआ है। समझ में आया। जो विश्व वाली है, विश्व राजनीति वाली, उसमें ये है। ब्रटलैंड रिपोर्ट भी है और लिमिट टू ग्रोथ तो आपके इसमें भी है, इंग्लिश वाली में। किसमें, इंग्लिश वाली में, फ्लेमिंगो या फिर उसमें है दूसरी वाली में। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये हो गई ब्रटलैंड रिपोर्ट हो गई। अब सेकंड, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये कब, 1968 में। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और 1972 में 1972 में लिमिट टू ग्रोथ नाम की रिपोर्ट क्या हुई, पब्लिश हुई। लिमिट्स टू ग्रोथ। समझ में आ गया। ये आपको याद तो करना पड़ेगा। ब्रटलैंड रिपोर्ट, आवर कॉमन फ्यूचर, ये आपके उसमें भी है। किसमें है, ये आपके मतलब कि विश्व राजनीति वाली जो आपकी बुक है उसमें भी है। और ये स्मॉल इज ब्यूटीफुल इसमें है, वरना ये है जो ये आपके मतलब कि फ्लेमिंगो में भी है शायद तक। और ये आपको याद करनी है, बस एक ही तो याद करनी है, दो तो आपको वैसे ही याद करनी है, दो बुक में है, दोनों अलग अलग। तो ये तो आपको याद हो जाएगी, दोनों याद हो जाएगी, और ये एक आपको याद करनी है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। अब अपन देखते हैं इंदिरा गांधी नहर। हाँ, तो इसमें क्या क्या पूछता है वो अपन देख लेते हैं अभी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसमें अपन थोड़ी थोड़ी बातें अभी देख लेते हैं, बाकी सारी बातें अपन PYQ देखेंगे, उसमें अपन देख लेंगे। समझ में आया, समझ में आया। यहाँ पर अपन मतलब कि थोड़ा मतलब कि अपना जो ज्ञान है वो मतलब कि बढ़ा लेते हैं। फिर अपन जो अपना पूरा ज्ञान है मतलब कि यहाँ पर मैं आपको 90% चीज़ें बता दूंगा, और बाकी बची जो 10% चीज़ें हैं वो आपको PYQ में बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन देखने से मतलब कि अच्छा समझ में आता है। समझ में आया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो मतलब कि सबसे ज़्यादा तो इसमें पूछा जाता है कि इसके इंजीनियर कौन थे। इंजीनियर कौन थे, कंवर सेन। कौन थे, कंवर सेन। इंदिरा गांधी नहर के इंजीनियर कौन थे, कंवर सेन। समझ में आ गया, हाँ तो समझ में आ गया। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना में मतलब कि 9 जिलों को क्या पेयजल उपलब्ध होता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत 9 जिलों को, राजस्थान के 9 जिलों को क्या होता है, पेयजल प्राप्त होता है। समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। ये आपकी होगी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और बाकी जो मतलब कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह रही है वो अपन क्या करेंगे, बाद में देख लेंगे। समझ में आया, समझ में आया। बस छोड़ो, अभी देख लेते हैं। हाँ, तो अपन क्या देख लेते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो मतलब कि ये जो नहर परियोजना है ये मतलब कि दो नदियों पर बनी हुई है। कौन सी, व्यास और सतलज। कौन सी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी। ये दोनों कहाँ पर मिलती है, हरिके बैराज में। कहाँ पर,
हरिके बैराज में क्या करती है, मिलती है। वहाँ पर एक बांध बनाया हुआ है और वहाँ से एक नहर निकाली हुई है, उसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये आपके हो गया। और इसका निर्माण निर्माण कब हुआ, इसका निर्माण हुआ 31 मार्च 1958। कब हुआ, 31 मार्च 1958। ये समझ में आ गया। बस आपको थोड़ी थोड़ी बातें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अगर इंदिरा गांधी नहर परियोजना पे आपको लिखने के लिए आ जाए तो आप मतलब कि लिख सके, इतना आपके पास वो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मतलब कि होना चाहिए आपके पास, जितना आप लिख सके कॉपी में उतना आपके पास ज्ञान होना चाहिए बस। और ये हो गया, हाँ सर ये हो गया। और यहाँ पर जो इंदिरा गांधी नहर से मतलब कि इस क्षेत्र में कृषि कृषि क्षेत्र में क्या बदलाव आए हैं वो अपन देख लेते हैं। सबसे सबसे पहले मतलब कि यहाँ पर पहले पहले क्या बोया जाता था, मतलब कि कृषि क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आए हैं। सबसे सबसे पहले यहाँ पर मतलब कि पहले यहाँ पर क्या बोया जाता है, इंदिरा गांधी नहर आने से पहले यहाँ पर चना, बाजरा और गवार गवार की फसल बोई जाती थी। और परंतु अब इंदिरा गांधी नहर आने के बाद यहाँ पर कपास गेहूं कपास और चावल भी बोए जाते हैं कहीं कहीं पे, तो चावल और मूंगफली, ये सब चीज़ें क्या की जाती है, बोई जाती है। अब इंदिरा गांधी नहर आने के बाद ये सारी चीज़ें बोई जाती है। समझ में आया, हाँ से समझ में आ गया। तो ये बस मतलब कि मतलब कि आपकी इंदिरा गांधी नहर के लिए आपको लिखने के लिए आएगा, तो मतलब कि इतना मटेरियल आपके पास होना चाहिए। और अपन मतलब कि क्वेश्चन आंसर करेंगे तब आपको और बता देंगे। तो ये आपका चैप्टर क्या होता है यहाँ पर समाप्त। तो थैंक यू, धन्यवाद।